हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती हैं और साथ ही साथ सभी क्लासेस के लिंक भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एचआरएम। इसके अंदर हम ऑलरेडी हमारी जो सीरीज है वो चल रही है, जिसमें हम कवर कर चुके हैं आपका यूनिट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं, जितने भी इसके चैप्टर थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको यूनिट 1 के दोनों चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। अगर हम बात करें यूनिट 2, जिसको हम कवर कर चुके हैं, इसके सभी चैप्टर को हम यूनिट नंबर 2 के सभी चैप्टर को भी कवर कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 को भी हमने कवर कर लिया है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी यूनिट नंबर 4 पे रहने वाली है। यूनिट नंबर 1 से लेके 3 तक हमने सभी चैप्टर को कवर कर लिया है, यूनिट्स को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी यूनिट नंबर 4 पे रहने वाली है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम जानेंगे कि कार्य निष्पादन मूल्यांकन आपका क्या होता है एचआरएम के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कार्य निष्पादन मूल्यांकन। सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं, परिचय लेते हैं। तो अगर हम इसके परिचय की बात करें तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन मानव संसाधन प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें कर्मचारी के कार्य, व्यवहार, क्षमता और उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि कर्मचारी अपने कार्य को कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है। यानी एचआरएम के अंदर आपका जो कार्य निष्पादन मूल्यांकन है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर इसे सरल भाषा में समझे तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे कंपनी देखती है कि जो एम्प्लॉयर है, जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी है, वो कैसा काम कर रहे हैं कंपनी के लिए। ठीक है, तो अगर कार्य निष्पादन की बात करें, इंटरव्यू की, इसके परिचय की बात करें तो इसका परिचय क्या कहता है कि कार्य निष्पादन मूल्यांकन केवल आपका कागजी कार्यवाही नहीं होती है। इसके अंदर सिर्फ आपका जो आपका हम कह सकते हैं आपकी चेकलिस्ट के थ्रू ही नहीं होता ये। ठीक है, कागजी कार्यवाही इसके अंदर नहीं होती, बल्कि ये जो संगठन जो होता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी परफॉर्मेंस पे आधारित होता है। यानी कंपनी ने कितनी तेजी से ग्रो करा है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से है, इसके माध्यम से आपका जो मैनेजमेंट होता है वो समझ पाता है कि कौन सा कर्मचारी कितना सफल है। ठीक है, कौन से कर्मचारी की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी बेस्ट है, और किसे और कैसे और किसके जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट नहीं है या थोड़ी सी एवरेज है, तो हम उसको और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन का मतलब यही है कि एक कंपनी, एक संगठन क्या करती है, कर्मचारी की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कि वो कंपनी का जो काम है, जो कार्य है, वो कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा मैंने भी आपको कार्य निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ बता ही दिया है कि ये ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कर्मचारी के प्रदर्शन यानी उसकी परफॉर्मेंस को नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से क्या किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कार्य निष्पादन का अर्थ। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका उद्देश्य। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या कहता है कि कर्मचारी के प्रदर्शन को समझने में इससे हमें सहायता मिलती है। यानी जो कोई कंपनी है, कंपनी वो आसानी से कर्मचारी के प्रदर्शन को समझ सकती है कि किस तरीके से उसका प्रदर्शन रहा है। उसके बाद है कमजोरी और शक्तियों को भी पहचान सकती है। जैसे मैंने भी आपको बताया है कि कुछ कर्मचारियों की जो कमजोरियां हैं और कुछ की जो शक्तियां हैं, उनकी भी पहचान करने में कंपनी को इससे मदद मिलती है। और प्रशिक्षण की आवश्यकता भी जानना इसमें जरूरी होता है, यानी कौन से एम्प्लॉयर्स को, कौन से कर्मचारी को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की जरूरत है,
वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका पदोन्नति, वेतन वृद्धि और पुरस्कार के लिए आधार बनाना, यानी कौन से आपके ऐसे कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन और जिनकी जो सैलरी इंक्रीजमेंट है वो करना है, और किनको रिवॉर्ड देना है यानी पुरस्कार देना है, इससे ये भी जानने में हमें सहायता मिलती है। फिर है आपका कर्मचारी को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना, यानी जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्या करना, एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे, उसके लिए उसे मोटिवेट करना। तो ये थे इसके उद्देश्य। अब हम बात करते हैं कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लाभ की। तो पहला लाभ क्या है कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ती है इससे। दूसरा, संगठन को सही निर्णय में मदद मिलती है। तीसरा, कि अच्छे कर्मचारियों की पहचान मिलती है और प्रशिक्षण की जरूरत स्पष्ट होती है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कर्मचारी और प्रबंधन के बीच में संवाद भी बेहतर होता है। यानी अगर इन सारे लाभों को अगर हम आसानी से समझें तो क्या कहते हैं इसके लाभ की, इसके अंदर क्या है कि कार्य निष्पादन से क्या हो रहा है कि कर्मचारियों की हमें कार्य क्षमता पता चल रही है, ठीक है, कि वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। साथ ही साथ कंपनी भी सही डिसीजन ले पा रही है, ठीक है, इसके माध्यम से। और जो आपके अच्छे कर्मचारी हैं उनकी भी पहचान हो रही है, और किन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है ये भी पहचान कर पा रही है कंपनी। और कर्मचारी और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और आपका एम्प्लॉय के बीच में एक कम्युनिकेशन जो है वो भी बेहतर हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। पहली विशेषता क्या है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता कि यह व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। तीसरी कि इसमें कर्मचारी के वास्तविक कार्य को देखा जाता है। चौथी है कि यह भविष्य के निर्णयों में मदद करती है। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की कि ये क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से निरंतर प्रक्रिया का यहाँ पे मतलब क्या है कि यह है कि कोई भी एक दिन काम का नहीं है बल्कि साल भर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये नहीं कि एक दिन काम करा उसके बाद नहीं करा। कार्य निष्पादन क्या है, मूल्यांकन, कार्य निष्पादन मूल्यांकन की विशेषता पहले क्या है कि ये निरंतर चलती रहती है, पूरे साल भर चलती रहती है। जैसे जैसा कर्मचारी कार्य करते हैं पूरे साल भर, वैसी वैसी आपका कार्य निष्पादन मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया, ये चलती रहती है। उसके बाद है व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, यानी आपका ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, आपका पक्षपात वाला नहीं होना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपका डाटा है, ठीक है, जो आपके आंकड़े हैं और जो आपकी काम की क्वालिटी है, जो काम की आपकी गुणवत्ता है, उसके आधार पे ही होना चाहिए। यानी आपका सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपका जो मूल्यांकन है कार्य का वो होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें भविष्य के निर्णयों में लेने में ये मदद करती है, ठीक है। भविष्य के जितने भी निर्णय होते हैं वो कार्य निष्पादन मूल्यांकन की जो विशेषता है वो भविष्य में जितने भी आपके निर्णय होते हैं वो भी लेने में मदद करती है। यानी हम तय कर सकते हैं कि किसे प्रमोशन देना है, यानी कंपनी तय कर सकती है कि किसको प्रमोशन देना है, किसे ट्रेनिंग देनी है। तो ये सब भविष्य में भी क्या करते हैं, कार्य निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो क्या करती है, भविष्य के निर्णय लेने में भी कंपनी की सहायता करती है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के तरीकों की, ठीक है। मूल्यांकन के तरीकों की बात करें तो यहाँ पे आपको दो तरीके दिए गए हैं। पहला है पारंपरिक विधि, दूसरी है आधुनिक विधियां, ठीक है। पारंपरिक विधि में क्या होता है, आपका सीधा रेटिंग स्केल आता है, ठीक है, ग्राफिकल रेटिंग आती है, रैंकिंग आती है, चेकलिस्ट आती है और साक्षात्कार आधारित मूल्यांकन आता है। यानी पारंपरिक विधियों की बात करें, जैसा हमने पहले भी जाना, यहाँ पे पारंपरिक विधियों का मीनिंग है यहाँ पे आपका जो ट्रेडिशनल जो ट्रेनिंग है, या हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड जो है, यहाँ पे विधियां हैं तो यहाँ पे मेथड आएगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है आपके मूल्यांकन के, इसके अंदर क्या होता था, सबसे पहले क्या होता था कि जो पुराने तरीके होते थे उसमें क्या होता था कि जो भी आपकी रेटिंग है, रेटिंग को दिया जाता था, फिर आपकी रैंकिंग को देखा जाता था, ठीक है, और फिर सीधा आपका इंटरव्यूज में शामिल होता था। लेकिन अगर हम आधुनिक विधियों की बात करें तो यानी आपका जो मॉडर्न मेथड जो है, अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें तो जो आपका मॉडर्न मेथड है ये क्या कहता है कि इसके अंदर आपका 360 फीडबैक होता है, ठीक है, और आत्म मूल्यांकन होता है। 360 फीडबैक यानी यहाँ पे आपको सीनियर जूनियर सभी आपके साथियों से क्या करा जाता है, यहाँ पे फीडबैक लिया जाता है कंपनी के थ्रू। मतलब कंपनी क्या करती है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी कर्मचारी के लिए यहाँ पे क्या करती है कि जितने भी आपके सीनियर है, जितने भी जूनियर है, जितने भी आपके संगी साथी है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनसे आपके लिए फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद है आपका आत्म मूल्यांकन। इसके अंदर क्या होता है कि खुद के काम को खुद परखने के लिए भी इसमें कंपनी बोलती है एम्प्लॉयर को, ठीक है, कि आप क्या करें, अपना सेल्फ असेसमेंट करें, ठीक है, खुद का मूल्यांकन करें, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका जो कार्य है वो कितना अच्छा है। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो कितने बेहतर तरीके से कार्य को कर रहा है, ठीक है, या फिर उसकी जो स्किल्स है उसके अंदर सुधार करने की जरूरत है या नहीं है, या फिर जो कंपनी है उसे ट्रेनिंग के लिए, उसको कंपनी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है उस एम्प्लॉय को या नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी को क्या करती है, पहचान देने में मदद करती है, यानी कंपनी का जो काम है उसको आसान कर देती है। तो अब हम बात करते हैं आपका 360 फीडबैक मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी है। इसको एक बार फिर भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कर्मचारी के कार्यों का अवलोकन करना होता है, फिर प्रदर्शन को मापना होता है, फिर परिणामों का विश्लेषण देना होता है, फिर फीडबैक देनी होती है, फिर अगर सुधार की ज़रूरत है तो सुधार के लिए उसे कदम उठाने पड़ते हैं। फिर है समस्या। इसके अंदर समस्या क्या आती है कि इसके अंदर व्यक्तिगत पक्षपात होता है, ठीक है। गलत मापदंड भी हो जाता है कई बार, ठीक है। फीडबैक की कमी के कारण भी जो कर्मचारी है उसके काम के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, कमी देखने को मिल सकती है। लागत और समय भी यहाँ पे खर्च होती है, और कर्मचारी के अंदर एक डर और एक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण से मैंने समझाया हुआ है आपको कि उदाहरण से अगर हम समझें तो एक कंपनी है, वो हर 6 महीने में क्या कर रही है, अपने कर्मचारियों का मूल्यांकन करती है, ठीक है। जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है उन्हें क्या मिल जाता है, बोनस मिल जाता है और उनका प्रमोशन हो जाता है। तो अगर जिनका नहीं होता उन्हें फिर से ट्रेनिंग के लिए, सुधार के लिए उन्हें कंपनी क्या करती है, भेज देती है। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। कार्य निष्पादन मूल्यांकन संगठन और कर्मचारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा भी हमने जाना, और इससे प्रदर्शन सुधार होता है, प्रदर्शन सुधरता है, कमजोरियां पहचान में आती है और सही एचआर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें इससे कि जो मूल्यांकन है उसका असली उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉय के अंदर, कर्मचारी के अंदर डर पैदा करना नहीं है, बल्कि कर्मचारी की क्षमताओं को बढ़ाना है। अगर इस प्रोसेस के अंदर आपको एक क्लैरिटी दिखती है, ठीक है, निष्पक्षता दिखती है, तो कंपनी ऊंचाइयों तक जा सकती है। वो कंपनी क्या कर सकती है, ऊंचाइयों तक जा सकती है, और यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है, कर्मचारी जो है, उनकी भी पदोन्नति भी हो सकती है, उनका भी प्रमोशन हो सकता है आसानी से। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए ही आपका जो कार्य निष्पादन मूल्यांकन है, ये दोनों के लिए ही क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1, जिसके सभी टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स मैंने भी आपको बताए हैं, आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ, नए चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।